मैं अपने YouTube चैनल BS इलेक्ट्रिकल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की जो अपनी लगातार वीडियो चल रही है उसमें 4 नंबर जो क्लास है उसमें अपने पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। इससे पहले अपने ओम के नियम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, किरचॉफ का पहला नियम पढ़ चुके हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ चुके हैं और डीसी थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक आपका आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के बारे में अपने चर्चा करते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए, जो परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब किसी कंडक्टर में से, किसी चालक में से धारा बह रही हो तो उस धारा प्रवाह के अंदर जो बाधा पैदा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। दूसरे रूप में अगर अपना कहना चाहे तो अपने ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में प्रस्तुत बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। यानी दूसरे रूप में कहना चाहे तो क्या लिख सकते हो? विद्युत धारा के मार्ग में प्रस्तुत बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। यानी मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ये एक कंडक्टर है, चालक है, जो कौन सा हो सकता है? तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, यानी जिसमें से धारा प्रवाह है संभव, उसको क्या बोलते हैं? अपने चालक बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इनकी गति को रोकने के लिए, जो रोकने के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी कुछ ना कुछ बाधा पैदा होती है। यानी कोई भी अपने काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है। उसी प्रकार जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो के अंदर भी क्या पैदा हो जाती है? कुछ ना कुछ बाधाएं पैदा हो जाती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का प्रयत्न करता है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध बोल सकते हैं। देखिए, प्रतिरोध एक पदार्थों का या किसी भी चालक का एक स्वाभाविक अवगुण है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा, जितना चालक अच्छा होगा, उतना ही उसका प्रतिरोध कम होता है। अब देखिए, प्रतिरोध के बारे में अगर मैं बात करूं, सिंबल के बारे में अगर मैं अपनी बात करूं, तो इस सिंबल के रूप में अगर आप दिखाना चाहो तो इसको भी आप प्रतिरोध बोल सकते हो। दूसरा, प्रतिरोध कुछ इस रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे आर लिखा हुआ भी हो सकता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? प्रतिरोध। यानी ये इसके क्या है? सिंबल है। आर से दर्शाया जाता है प्रतिरोध को, ये क्या हो जाता है? इसका सिंबल हो जाता है। अब देखिए, अब अगर अपने बात करें कि भी प्रतिरोध को मापोगे कैसे, यानी प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को मापने के लिए इसकी जो इकाई का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध के लिए इकाई क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। और इसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए यंत्र क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। यानी जिस यंत्र की सहायता से इसे मापा जाता है उसको आप क्या बोल सकते हो? ओम मीटर बोल सकते हो। अब देखिए, उसके बाद अपने आगे चर्चा करें, यानी प्रतिरोध के बारे में अगर अपने चर्चा करें तो प्रतिरोध को मापने के लिए जैसे निम्न प्रतिरोध हो, मान लीजिए आपको कैसा प्रतिरोध मापना हो? निम्न प्रतिरोध मापना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1 पे बात करता हूं मैं निम्न प्रतिरोध की। जब अपने निम्न प्रतिरोध मापते हैं तो निम्न प्रतिरोध मापने के लिए जिस ब्रिज का, जिस सेतु का प्रयोग किया जाता है उसको आप बोलते हो केल्विन सेतु। क्या बोलते हैं? केल्विन सेतु। ये शुद्ध मापन करता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या करता है? शुद्ध मापन करता है। कौन सा? केल्विन ब्रिज बोल सकते हो, केल्विन सेतु। यानी अल्प मान का प्रतिरोध है, शुद्ध आपको मापना है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? अपने केल्विन सेतु का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब जो आपका केल्विन सेतु है वो कितने तक प्रतिरोध मापता है? 1 ओम से कम का भी मान माप सकता है। कितने का? 1 ओम से कम का मान भी माप सकता है। 1 ओम से भी कम मान को माप सकता है, केल्विन सेतु माप सकता है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, अज्ञात प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना हो, अज्ञात प्रतिरोध अगर अपने को ज्ञात करना हो
तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए अपने देखिए, एक तो लेते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स विधि के द्वारा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरी कौन सी होती है, वेडस्टोन ब्रिज के द्वारा भी माप सकते हैं, वेडस्टोन ब्रिज के द्वारा भी मापा जा सकता है। यानी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिखा हुआ आ जाए तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको ये दे दिया जाए वेडस्टोन ब्रिज है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध के मान को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ये मान कितना करता है, ये मापता है 1 ओम से लेके 100 के ओम तक, 1 ओम से लेके 100 के ओम तक का मापन कर सकता है अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए। अब देखिए इसके बाद अगर अपने तीसरी बात करें, उच्च प्रतिरोध को मापना हो, अगर अपने को कौन सा प्रतिरोध मापना हो, उच्च प्रतिरोध मापना। उच्च प्रतिरोध मापने के लिए देखिए किसका पद आप इसको माप सकते हो, जिसको इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं, रोधन। आप कर सकते हो इसको, रोधन मापना हो यानी मेकर की सहायता से, किसकी सहायता से, मेकर की। उच्च प्रतिरोध किसकी सहायता से मापा जाता है, मेकर नामक यंत्र होता है जिसकी सहायता से बंद परिपथ के अंदर क्या नापा जाता है, उच्च प्रतिरोध का मान है, जो मापने का काम कौन करता है, आपका मेकर करता है। तो मेकर के द्वारा भी आप क्या नाप सकते हो, यानी 100 किलो ओम से अधिक का जो मान है, 100 के ओम से अधिक का मान है, वो किसकी सहायता से माप सकते हैं, अपने मेकर नामक यंत्र की सहायता से माप सकते हैं, जो बंद परिपथ हो, क्लोज हो, उस समय काम करता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, मेकर बोल सकते हैं। तो देखिए निम्न प्रतिरोध मापना है, अज्ञात प्रतिरोध मापना है, उच्च प्रतिरोध मापना है, ठीक है। और इसको मापने के लिए आजकल तो यंत्र आ गए, डिजिटल जैसे मल्टीमीटर वगैरह का भी यूज अपने कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रतिरोध की एक परिभाषा थी, जो प्रतिरोध के बारे में हमने जाना है, यानी प्रतिरोध किस तरीके से काम करता है और इसकी इकाई क्या है, यानी प्रतिरोध की इकाई ओम है, मापा किससे जाता है, ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। अब देखिए इसी के रूप में अगर अपने आगे बढ़ते हुए बात करें तो कुछ प्रतिरोध के लिए नियम दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको पूछ लिया जाए कि जो प्रतिरोध है, यानी जो आपका आर है, वो किसका ऑपोजिट होता है, आर होता है जी, यानी चालकता का। जी यहां पर क्या है, चालकता। चालकता का जितनी ज्यादा किसी भी कंडक्टर की चालकता होगी उतनी ही प्रतिरोध कम होगा। जिस कंडक्टर का प्रतिरोध अधिक होता है उसकी चालकता क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, क्योंकि इसके मध्य जो संबंध है वो किसका है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यानी आर है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी के। जी यहाँ पर क्या है, चालकता, यानी कंडक्टिविटी का चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोध, ठीक है। उसी प्रकार चालकता किसकी उल्टी होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। अब अपने कुछ नियम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अपने प्रतिरोध के नियम, रेजिस्टेंस के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अपने चलते हैं प्रतिरोध के नियमों के ऊपर। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम, यानी प्रतिरोध के नियम के बारे में अपने पढ़ते हैं। देखिए नियमों में सबसे पहले देखिए जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी बात करूं, अगर मैं पहली बात करूं तो ये पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 1, सॉरी चालक की लंबाई लिख सकते हो आप, चालक की लंबाई पर, यानी कंडक्टर की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। नंबर 3, चालक की या पदार्थ की प्रतिरोधकता, या क्या बोल सकते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध पर, प्रतिरोधकता या विशिष्ट। और चौथा क्या होता है, ताप गुणांक पर। चौथा क्या होता है, ताप गुणांक पर। तो देखिए प्रतिरोध के नियम में चालक की लंबाई यानी पदार्थ की लंबाई या चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा कि चालक की लेंथ कितनी है। अगर जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है, चालक की लंबाई के बारे में बात करूं तो इसका संबंध कैसा होता है, आर समानुपाती एल का होता है। नंबर 1 नियम अपना ये है, आर समानुपाती क्या होता है, एल होता है। अगर आर और एल के बारे में बात करूं तो आर यहाँ पे लिख दीजिए, ये चालक की कंडक्टर की लंबाई है। यानी जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका प्रतिरोध भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी मान लीजिए पहले कंडक्टर की लेंथ ये थी और अब ये कंडक्टर की लेंथ यहां तक हो गई,
तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ गई तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी आर बढ़ेगा तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये किस रूप में बढ़ता है, रेखीय रूप में बढ़ता है। यानी रेखीय रूप में, अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या बढ़ता है, रेखीय रूप के अंदर इसका बढ़ता रहता है। नंबर एक बात ये होगी, आर समानुपाती क्या होता है, एल। नंबर दो, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के। एरिया यानी क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है उसका। यानी कोई भी कंडक्टर है अगर उसकी आप मोटाई बढ़ा देते हो, तो अगर कंडक्टर की मोटाई बढ़ जाती है तो मोटाई बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है मोटाई बढ़ने से। तो उसका मोटाई क्या होता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है, अगर क्या हो, क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आपका एरिया बढ़ता है तो आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर एरिया कम है किसी भी कंडक्टर का तो आर का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये कंडक्टर पर डिपेंड करता है। यानी किसी भी चालक की अगर अपनी बात करें तो ये इसका कंडक्टर है, ये कोई भी चालक है और ये चालक का क्या है, यहाँ पर मान लीजिए गोलाकार कोई चालक है और ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल सकते हो, जिसको आप किससे परिभाषित करते, पाई आर स्क्वायर से। किससे, पाई आर स्क्वायर से। यानी गोलाकार चालक है तो अगर केबल तार चालक जो क्या होगा, मोटा होगा ना, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, कम होगा। इसलिए बड़ा तार अपने क्या लेते हैं, कंडक्टर के लिए काम में लेते हैं, ताकि उसका प्रतिरोध का मान निम्न रहे। उसी प्रकार से अगर पदार्थ की प्रतिरोधकता की बात करूं तो इन दोनों नियमों से आपकी ये चीज तो समझ में आ चुकी है। अगर दोनों नियमों को मिक्स कर दिया जाए तो आर एल के समानुपाती और ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, आर बढ़ने से घट जाता है और आर घटने से, एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, इसका मान है आर का कम हो जाता है। अब ये जो आपका बीच में समानुपाती का चिन्ह देख रहे हो, इसको हटाने के बाद एक नियतांक आता है, जिस नियतांक को आप क्या बोल सकते हो, रो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आर रो एल अपॉन ए। रो क्या है, यहाँ पर रो क्या है, रो को आप प्रतिरोधकता बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। रो को क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी हो रो की। यानी किसी भी प्रत्येक जो चालक होता है ना, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, आयरन, इन सभी की क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए अपने ज्यादातर जो यूज में लेते हैं, तांबा लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबे का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब अगर अपने को फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ जाए, रो बराबर ज्ञात करना पड़ जाएगा। यानी रो बराबर ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, एल और ए इधर गुणा में चला जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, आर ए बटा में क्या आ जाएगा, एल। ये किसका फॉर्मूला आ गया, रो का। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अपने इसका ये चीज पढ़ चुके हैं, अब अपने इसके बारे में क्या कर लेते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक निकालने के लिए देखिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है, रो बराबर, रो क्या है, आर ए बटा क्या है, एल है। आर ए बटा में क्या है, एल है। अब देखिए आर का मान क्या, आर को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, ओम में। अनुप्रस्थ काट यानी ए को किस में मापा जाता है, यहां अपने एम के स्पत्ति का यूज करें तो मीटर की स्क्वायर में मान लेते हैं। किसमें, मीटर की स्क्वायर में। और एल को किस में मापोगे, मीटर में। एक से ये चला गया तो पीछे मात्रा क्या बच गया, ओम मीटर। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। किस पद्धति में होता है, एम के पद्धति में। और अगर मैं सीजीएस पद्धति में बात करूं तो यहां पर क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या हो जाता है, ओम सेमी। ओम सेमी कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या हो जाता है, ओम। तो ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, जो हर जगह काम में ली जाएगी, कंडक्टर के लिए काम में ली जाएगी। चौथी जो चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है आपका ताप गुणांक। तो देखिए ताप गुणांक के बारे में, यानी ताप गुणांक क्या चीज है, यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मेटल है, जो इस ताप पर निर्भर करता है कि किसी भी कंडक्टर को, जैसे वायर वगैरह बनाए जाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे जो चालक होते हैं उन चालक में होता क्या है कि चालक में अगर ताप बढ़ता है, टेम्परेचर यानी टी बढ़ता है, तो क्या होता है, आर के मान पे इफेक्ट पड़ता है। आर के मान पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है किसी भी चालक के लिए। तो आर का मान टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो आपके अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक की बात करूं, कुचालक की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, जो कोफिशिएंट होता है इनका वो धनात्मक लिया जाता है। तो अब देखिए इसके बारे में अपने, अब देखिए अगर अपने ताप गुणांक की बात करें, ताप गुणांक,
तो ताप गुणांक के बारे में अगर देखें तो हमने बता दिया कि जो चालक है तो चालक में तो टेम्परेचर क्या होता है, ताप बढ़ता है तो आर का मान भी बढ़ता है, लेकिन जो अर्धचालक और कुचालक होते हैं तो उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कौन सा होता है, नेगेटिव ताप गुणांक होता है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनको मैं बता सकता हूं आपको, यूरेका है, मैग्नीन है, जिसपे ताप का प्रभाव क्या रहता है, ताप का प्रभाव नगण्य होता है। ताप का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। तो ताप गुणांक होता क्या है, ताप गुणांक है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आर में परिवर्तन, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन। तो ये इसकी परिभाषा मान सकते हो, इकाई भी मान सकते हो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसकी इकाई होती है। तो ये ताप गुणांक होता है, जो किसी भी चालक के अंदर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अर्धचालक और कुचालक जो होते हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आर का मान घट जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव ताप गुणांक में आ जाते हैं, और धनात्मक ताप गुणांक होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक, तो ये किस में आ जाते हैं, नेगेटिव ताप गुणांक के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए आप ताप गुणांक को किससे समझ सकते हो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन होता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। इसलिए इसकी इकाई भी क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज जो पढ़ा है प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया, प्रतिरोध के नियमों के बारे में पढ़ लिया। कल जो अपने जानेंगे वो सीरीज और समांतर सर्किट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।